हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ चुके हैं मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये जो क्लास है वो झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो अब हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में बहुत लोगों का यानी कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर इतना इजी क्वेश्चन मैथ्स में आता है क्या। तो पिछला क्लास तो बस शुरुआत था, अब आगे आप लोग देखते जाइए कि किस तरह का क्वेश्चन कराने वाले हैं और आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चन खुद से भी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे बतलाइए। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, बाद में वह अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और आप लोगों को हम इजी क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि इजी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि सभी का सभी क्वेश्चन हार्ड आता है, ऐसा भी नहीं कि सभी का सभी क्वेश्चन मीडियम आता है। तो मीडियम भी आता है, इजी भी आता है और हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम लोग हर तरह का क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं सोल्व। आप लोग इसको भी सोल्व कीजिए। अगर कोई सोल्व करते हैं तो सोल्व करके आप लोग इसका आंसर बतलाइए, या फिर आप चाहते हैं कि हम खुद से सोल्व करें हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सोल्व कीजिएगा। सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग इसको आगे आगे देखते जाइए किस तरह से यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो इसका अंकित मूल्य दिया है वो 40% अधिक है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है वो कितना है। मान लेते हैं कि लागत मूल्य जो है CP जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है लागत इसका, मान लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि अंकित मूल्य पे 40% अधिक रखता है। अंकित मूल्य जो लागत मूल्य है उसका 40%, जो आपको प्रिंट दिखाई देता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसका अंकित मूल्य होता है। और मान लेते हैं कि कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदें, बट उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है वो 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा। 100 का 40% कितना होगा, 100 गुना 40/100 तो 40 होगा। 100 का 40% 40 होगा। तो अब हम यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा। हम आप लोगों को बोल रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं कम, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन है वो छोटा सा स्क्रीन है, इसलिए हम हर चीज़ यहाँ पे लिख कर मैथ्स नहीं बता सकते हैं। मैथ्स को हर चीज़ यहाँ पे लिख कर नहीं बतला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंकित मूल्य लिख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 140 रुपया हो जाएगा। 140 रुपया। 140 रुपया कहाँ से बताएं, ये आपको पता होगा कि 100 रुपया हमारा जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, हमने उसको 100 रुपया में ख़रीदा और बोला है कि उसका जो अंकित मूल्य है उसको पे जो प्रिंट लिखा हुआ जो है वो 140 रुपया लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। 140 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास टोटल 140 रुपया उसका प्रिंट रेट है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि बाद में वह अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। बस आपको क्वेश्चन समझना है, बाकी तो आपको कंसेप्ट पता ही है कि किस तरह से होता है। हम अगर आपको बतला दें कि जो CP है इतना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इतना है, लाभ इतना है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो आप तो ईजी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। अब हम आपको बतलाते हैं कि अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है, यानी कि 140 रुपया जो है इसका प्रिंट रेट है, उस पे 20% का छूट देता है। तो 140 का 20% निकालेंगे तो 140 गुना 20/100 करेंगे, तो यहाँ पे 20×5=100 और ये जो है कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40 28, यानी कि छूट के बाद जो इसका डिस्काउंट 20% हुआ वो 28 रुपया इसको में छूट दिया जाता है। 28 रुपया इसको में छूट दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको बस समझना है स्टेप बाय स्टेप। आपको कितना लागत था, 100 रुपया आपने लगा के ख़रीदा, उस पर प्रिंट रेट कितना था, 140 रुपया प्रिंट रेट था। अब आप इस 140 रुपया का जो 20% छूट देते हैं, यानी कि 28 रुपया उसको कम करते हैं, तो आपने कितना में बेचा, तो 140
माइनस 28 कर दीजिए। 140 में से 28 रुपया आप घटा दीजिए तो आपके पास जो बचेगा वो 112 रुपया बचेगा। अब आपने इसको कितना में सेल किया? 112 रुपया में सेल किया। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बतलाइए। आपने 112 रुपया में इसको सेल किया। कितना में ख़रीदा था? 100 रुपया में आपने ख़रीदा और 112 रुपया में आपने सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 12 रुपया का हुआ। ये बहुत ही ईजी है। 100 रुपया में ख़रीदा और 112 में आपने बेच दिया तो 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य होता है। तो लाभ कितना हुआ? तो 12 रुपया लाभ हुआ गुना 100 बटा क्रयमूल्य कितना था? तो क्रयमूल्य हम जो खरीदे थे वो 100 रुपया में ही खरीदे थे, तो 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास 12%। 12%। ऐसे भी देखिए कि 100 रुपया में ख़रीदा और 112 में बेचा तो 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर देखिए बी पे दिया हुआ है, 12% का लाभ होता है। क्लियर? यहाँ तक बतलाइए, क्लियर है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर जा रही है? बिल्कुल। तो इसका जो 12% हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 3:5 था। बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? चलिए ज्ञात करते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे करेंगे? मानना होगा सबसे पहले ए और बी का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है वो 5:7 है। यानी कि अगर मानते हैं कि ए का वर्तमान आयु जो है वो 5x है, ए का वर्तमान आयु मान लेते हैं 5x है और बी का वर्तमान आयु, हम आपको पूरा क्लियर नहीं लिख रहे हैं बट आपको हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं क्या क्या हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं। तो बी का वर्तमान आयु मान लिया कि 7x है, 7x है, इसीलिए तो 5:7 में हमारा आएगा। तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न के अनुसार दिया गया है 5 वर्ष पूर्व जो है वो दोनों का अनुपात 3:5 यहाँ पे था। 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे 5x, ए में से जो है 5x माइनस 5 कर लेते हैं, माइनस कितना वर्ष? 5 वर्ष। हाँ, तो 5 करते हैं और इसको में भी करते हैं 7x माइनस 5। अब दोनों का अनुपात कितना था? तो 3:5 यानी 3/5 था। ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गया। ये प्रश्न के अनुसार हम लिखे हैं 5 साल पूर्व दोनों का अनुपात 3:5 था, इसलिए हम 3 यहाँ पे 5 लिखे हैं। और 5 साल पूर्व यानी कि दोनों में से दोनों का जो आयु है 5x और जो 7x है उसमें से हम 5 को घटाएं यानी कि 5 साल को घटाए हैं दोनों में से। क्लियर है? अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, तो इसको करते हैं सबसे पहले यहाँ से गुना। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 करेंगे तो 5 बचे 25x। आपको यहाँ पे देखते चलना है, हो सकता है कि लिखने में हल्का सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि छोटा लिखता है यहाँ पे बनता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 25x माइनस 25 बराबर, फिर अब इस 3 का गुना इसमें करेंगे तो 3 सते 21 x माइनस 15। तो यहाँ पे x जो है इसको एक साइड करते हैं तो 25x माइनस का 21x होगा और बराबर में माइनस का 15 और a जो है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 25। तो यहाँ से घटाएंगे तो 4x बराबर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 10/4 हो जाएगा। x बराबर जो होगा वो 10/4 हो जाएगा और 10 बटा यहाँ पे देखिए 4 लिखते हैं, 10/4 और इसको काटते हैं तो 2.5 आता है। तो x का मान कितना हमारे पास आया? 2.5।
एक्स का मान हमारे पास 2.5 आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछता कि ए का वर्तमान आयु कितना होगा तो इस 5x की जगह मान रखना है, और बी का वर्तमान आयु पूछा है तो इस 7x की जगह पे मान रखना है। ए का पूछा है तो 5x की जगह पे, और बी का पूछा है तो 7x की जगह पे हमको मान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी का वर्तमान आयु क्या है तो 7x की जगह पे मान रखेंगे। तो 7 तो यहाँ पे दिया है और x की जगह पे हम यहाँ पे गुना x करेंगे, यानी कि 2.5 7 5 35, 7 दूनी 14 और 15 16 17.5 ईयर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 17.5 ईयर्स होगा। इसका वर्तमान आयु जो होगा वो 17.5 यानी कि 17.5 साल होगा। अगर ए का वर्तमान आयु पूछा होता तो 5 गुना 2.5 करते तो कितना आता, 5 5 25 और 5 दूनी 10 2 12 12.5 आता। ए का वर्तमान आयु 12.5 और बी का वर्तमान आयु 17.5 हो जाएगा। क्लियर? आपको कंसेप्ट समझना है। ऑप्शन गलत दिया है तो कोई बात नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन मतलब गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन गलत दिया है बट आपका क्वेश्चन तो सही है, कंसेप्ट तो सही है, आंसर भी हमारा सही आया, तो आपका 17.5 ईयर्स यानी कि साल ही सही होगा। 17.5 साल ही सही होगा। क्लियर? यहाँ तक बतलाइए आप सभी का क्लियर है? क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है या नहीं, पहले बतलाइए। पहले बतलाइए कि आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह का करने में मज़ा आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और बिल्कुल फ्री में चल रहा है। कहीं भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपका एक यहाँ पे काम है, जो नया स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और उसका नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे प्रेस कर दे, क्लिक करके रखें। बाकी आप लोग तो शेयर कर ही देते हैं और लाइक भी करते हैं, तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बतलाइए कि अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करते हैं, तथा उसी दूरी को यानी कि 36 किलोमीटर को ही विपरीत दिशा में 6 घंटा में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगा? धारा की गति क्या होगा? एक यानी कि यहाँ पे हम धारा मान लेते हैं, एक धारा है जो कि इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में धारा इस दिशा में चल रहा है, और नाव जो है वो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है और मात्र 3 घंटा में ही पूरा कर देता है। जबकि यह विपरीत दिशा इस दिशा में जाता है तो इसको 6 घंटा लग जाता है जाने में। तो इस धारा की गति पूछा है, इस धारा की गति पूछा है। क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बनाइए, अगर आप लोगों से बनता है तो बताइए, नहीं तो चलिए हम इसको बतलाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम धारा की जो इसका जो नाव चल रहा है वो धारा की गति में कितना इसका वो होता है, इसका स्पीड होता है धारा की दिशा में। तो नाव का जो यहाँ पे लिखते हैं, नाव का एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, नाव का जो स्पीड होगा यानी कि डाउन स्ट्रीम जो धारा की दिशा में जा रहा है नाव का, इसको हम सीधे डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम डीएस लिख देते हैं सीधे। डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन मतलब नीचे की ओर जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में हम यहाँ पे निकालते हैं तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे स्पीड बराबर, डाउन स्ट्रीम में नीचे लिखते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम में सबसे पहले डीएस, डाउन स्ट्रीम में हमारा यहाँ पे स्पीड बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी दूरी बटा समय। दूरी कितना है तो 36 किलोमीटर है दूरी, और समय कितना है 3 घंटा। तो 12 गुना 3 12 3 36। तो यहाँ पे गति जो आएगा वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आएगा धारा के गति की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में। अब हम अप स्ट्रीम में निकालते हैं, यानी कि ऊपर उसके जो विपरीत दिशा में जाता है।
धारा के विपरीत दिशा में जो जाता है उसको निकालते हैं। देखिए आप, मेरे को सर्दी हुआ है जिस कारण से आवाज़ में आप लोगों को चेंजेज लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। आप लोगों की क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, क्लासेस आप लोगों का कंटिन्यू होता रहेगा। आवाज़ चेंजेज हो या कुछ भी, आप लोगों को क्लासेस चलता रहेगा। तो देखिए अब हम निकालते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत में स्पीड बराबर निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे दूरी बटा समय, तो डिस्टेंस हमारे पास 36 का 36 ही है, और हमारा समय चेंज हुआ है यानी कि 3 घंटा की जगह 6 घंटा लगता है, तो समय की जगह पे 6 रखेंगे और इसको काटेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब देखिए नीचे की ओर अगर जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है तो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और नीचे की ओर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है। तो अब हम धारा की जो स्पीड निकालते हैं, धारा की जो गति निकालेंगे यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कर देंगे, तो बटा यहाँ पे 2 कर देंगे। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, तो 12 माइनस 6 बटा 2, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 बटा 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन बी पे देखिए दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 8, 12, 16, 20 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को हम nवां पद ज्ञात करने के लिए पिछले क्लास में बतलाए थे। तो हमारे पास जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी कि ए बराबर दिया है, प्रथम पद 8 दिया है, और सार्वअंतर भी आप लोगों को बतलाएं निकालने। सार्वअंतर को डी से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तो सार्वअंतर बराबर जो दूसरा पद है उस माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद कौन सा है? 12 में से 8 घटाएंगे, या 16 में से 12, या 20 में से 16 घटाएंगे, हमारा सार्वअंतर बराबर ही यानी कि सेम ही आएगा। अगर एपी में है तो हमारे पास 12 में से 8 घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, डी बराबर सार्वअंतर डी। और हमसे पूछा गया है nवां पद क्या होगा? 15वां पद। तो n बराबर 15 और 15वां पद यहाँ पे क्या होगा पूछा है, तो हम सीधा फार्मूला लगाते हैं ए n बराबर a प्लस n माइनस 1, जो कि पिछले क्लास में भी बतलाए थे। अब आप लोग इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। तो a की जगह पे क्या रखना है? तो 4 रखना है, प्लस n की जगह पे क्या रखना? 15 माइनस 1 बटा और इंटू यहाँ पे 4। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? ए की जगह पे 8 रखना है, सॉरी यहाँ पे 4 रख दिए, ए की जगह पे 8 रखना है। तो 8 प्लस यहाँ पे 15 में से 1 घटाएंगे 14, और 14 गुना 4 करेंगे तो 56 आएगा, और 8 प्लस 56 करेंगे तो 64 आएगा। 64 आंसर हो जाएगा। 64 ऑप्शन नंबर सी, 64 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 64 क्लियर? क्लियर है? बाकी इस चैप्टर का जो है हम पूरा डिटेल में आपको हम बताए हैं। जब चैप्टर वाइज क्लास करा रहे थे तो आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां से आपको मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो 2026 के लिए क्लासेस कराए हैं। उसमें आपको इसका 2 क्लास शायद इसका स्पेशल चैप्टर पे कराए हैं, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बाकी कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के अंक 480 से घटकर 420 हो गए, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। निकालिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अंक में कितना कमी हुआ। 480 पहले से था, तो 480 में से घटाकर कितना हो गया? 420। तो टोटल कमी कितना हो गया? 60 यहाँ पे टोटल कमी हो गया। तो इसमें जो है 480 से घटाकर 420 हो गया, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज बराबर क्या होगा? कितना डिक्रीज हुआ?
डिक्रीज कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला अगर लिखें तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो परसेंटेज डिक्रीज, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, बराबर डिक्रीज डी लिखते हैं सीधा सा बटा ओरिजिनल वैल्यू गुना 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज कितना हुआ 60, यहाँ पे डिक्रीज हुआ और ओरिजिनल वैल्यू कितना था तो 480 था, 480 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको काटते हैं तो एक जीरो से यहाँ पे कट जाएगा और इसका एक जीरो, और ये 6 से कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, और 100 बटा यहाँ पे 8 आता है। इसको भी अगर काटते हैं तो यहाँ पे काटते हैं तो 12.5 के लगभग में यहाँ पे कट जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया हुआ है 12.5%। 12.5% यहाँ पे सीधा आपको क्या देखना है, आपको कितना मार्क्स आ रहा था 480, उसको घटाकर कितना कर दिया तो 420 कर दिया गया। कितना कमी हो गया तो 60 यहाँ पे कमी हो गया, 60 यहाँ पे कमी हो गया। तो जो 60 कमी हुआ तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है 60 गुना 100 बटा टोटल मार्क्स कितना था तो 480, मतलब इसको परसेंटेज में निकाल देना है, जो कि 12.5% आया, जो कि 12.5% आया। क्लियर, 12.5% आया। यहाँ तक क्लियर, जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत 28 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 27 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बताइए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हटाई गई संख्या कौन सी संख्या है जो कि हटाया गया और हटाने के बाद उसका जो औसत है वो 27 हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो 15 संख्याओं का यहाँ पे कुल योग क्या हो जाएगा, जो मेन हमारे पास यहाँ पे है मूल 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो 15 संख्याओं का औसत यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे ओरिजिनल सम लिखें या फिर ऐसे आप लोगों को बतलाते हैं कि 15 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 15 गुना 28 कर देते हैं। औसत अगर 28 है तो 15 गुना 28 बराबर हो जाएगा लगभग यहाँ पे 15 गुना 28 अप्रॉक्स यहाँ पे 420 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे शेष हमारे पास फिर आता है एक संख्या को हटा देने पे, एक संख्या को हटाते हैं तो 14 बचता है, और 14 का जो औसत है और 27 है, तो 14 गुना 27 कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 14 गुना 27 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, लगभग यहाँ पे 378 आएगा, 378 आएगा, यानी 378 आएगा। तो अब यहाँ पे हम रिमूव नंबर निकाल सकते हैं आसानी से, जो हटाई गई संख्या है वो कौन सा आएगा। तो हमारे पास जो मूल संख्या है बाकी शेष संख्या इसको घटाने पे निकल के आ जाएगा। तो मूल संख्या कितना था 420 माइनस 378 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ही कर देते हैं, 420 माइनस 378 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4, यानी कि 42 आता है। तो जो हटाई गई संख्या है वो 42 है, जो हटाई गई संख्या है वो 42 हो जाएगा, हटाई गई संख्या 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर, हटाई गई संख्या 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों को कई बार करा चुके हैं। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए बतलाइए। और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन में लगता है जहाँ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग
बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का तो रिप्लाई दिया ही जाता है, आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे कहाँ पे दिक्कत होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आपको अगले क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कमेंट कीजिए जहाँ पे आपको डाउट होता है, दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा है, क्रैमूल दिया गया है। क्रैमूल यहाँ पे कितना दिया है 1200, तो 1200 का 25% कितना होगा, 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो 1200 का 25% यानी 25/100 और यहाँ से 4 बार में कट जाएगा और ये 4 जो है वो 300 आ जाएगा इसका लाभ। लाभ बराबर अगर 12% लाभ पे बेचा जाता है 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 300 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो 1200 का खरीदा, 25% लाभ पे बेचा तो 300 का प्रॉफिट हुआ। तो विक्रय मूल्य यानी कितना होगा, यानी कितना में बेचा होगा, तो 1200 का तो खरीदा था और 300 लाभ हो गया। तो 1200 और 300 यानी कि 1500 में वो आदमी जो बेच दिया, 1500 में बेच दिया। बहुत ही ईजी था, बोले थे ना, 1500 में बेच दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? हो सकता है कि आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है बाहर में, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। क्लासेस आप लोगों का कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, बतलाइए। 180 मीटर लंबी ट्रेन है और 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 120 मीटर लंबी है, तो कितने समय में वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, बतलाइए। तो सबसे पहले हम कुल दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे कुल दूरी बराबर कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। ट्रेन की लंबाई 180 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120। कुल दूरी कहाँ से निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो यहाँ पे 180 प्लस 120 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 300 मीटर। 300 मीटर कुल लंबाई हमारे पास 300 मीटर हो गया। और हमारा जो ट्रेन का स्पीड दिया गया है, यहाँ पे स्पीड बराबर कितना दिया है 54 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं स्पीड बराबर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो मीटर में दिया हुआ है और ऑप्शन भी आपको सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हम क्या बतलाए थे, 54 किलोमीटर को 5/18 से भाग लगाना है, गुना करना है, 5/18 से गुना करना है। ये हम आपको पहले ही बताए थे, ये एक तरह से शॉर्टकट ही मान सकते हैं। बस 5/18 से गुना करना है, तो 18 या 54 यानी 5 या 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो ट्रेन है वो चल रही है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि कितना समय में इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस यानी कि डी बटा स्पीड, शॉर्ट में लिखे हैं डी फॉर डिस्टेंस और एस फॉर स्पीड, यानी डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दूरी जो है वो 300 मीटर दिया है और स्पीड कितना है, तो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। तो 300 भागा यहाँ पे करेंगे 15, तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 सेकंड लगेगा। 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड में ये जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो 20 सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 सेकंड। क्लियर? यहाँ तक बतलाइए आप लोगों का क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही
सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। और एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट्स साइंस और जीके का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अवेलेबल है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। और आपको जो मिल रहा है वो नोट्स मात्र आप लोगों को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसका नोट्स जो है उसका प्राइस जो है वो 51 रुपया कर दिया गया है साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है, और जनरल नॉलेज का 21 रुपया किया गया है। जीके में आपको 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, और इसके साथ आपको 10 मॉडल सेट दिया गया है जीके के अंदर। और आपको साइंस के अंदर थ्योरी नोट्स दिया है साइंस का कंप्लीट, जो हिंदी मीडियम में है, और चैप्टर वाइज MCQ बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर साइंस का दिया गया है। ये सारा कुछ मात्र 51 रुपये में, और जो जीके है ये मात्र 21 रुपये में आपको दिया जा रहा है। तो आप ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर व्हाट्सएप से भी मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बतलाइए कि एक बेलन की क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बराबर 2πr/h। 2 कितना दिया है, तो 2 तो दिया ही है, यहाँ पे दिया क्या है, दिया ही है, तो 2 गुना पाई की जगह पे कितना रखना है, तो 22/7 यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है, गुना r की जगह 7 यहाँ पे दिया है, और r फॉर रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, और h फॉर हाइट होता है, यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 से 7 काट देंगे। यहाँ पे देखिए 7 से 7 को काट देंगे, फिर यहाँ पे गुना करेंगे, 22 दूनी 2 44, और 44 गुना 10 यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ और भी ज़्यादा हो चुका होगा बैकग्राउंड में, क्योंकि बारिश का आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को अंत करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए बतलाइए, या फिर आप लोग इसका कमेंट करके बतलाइएगा, हम इसका जो है वो अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि आवाज़ें यहाँ पे बहुत हो रहा है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सीखा है उसे दोहराना मत भूलना, जो सीखा है उसे दोहराना मत भूलना, हर दिन नया कुछ अपनाना मत भूलना। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्त, सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्त जो गिर कर भी उठते हैं और थक कर भी चलते हैं। तो आप लोग चलते रहिएगा, बस आप लोगों को एग्ज़ाम में 1 महीना का ही समय बचा है। आप लोग इस 1 महीना में अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। आप अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहां आपका सपना है वहां तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली मेहनत के साथ अपना 100% लगा देना है इस 1 महीना में। बाकी आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता, हालांकि मैटर करता है, लेकिन उसको आप भूल जाइए। आपने क्या किया 11 महीना उसको आप भूलकर आप अगले 1 महीना क्या करने वाले हैं इस पे आपको फोकस ज़रूर करना है। तो बाकी हम इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, और इसका हम लोग अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो इसका कमेंट करके आप लोग बतलाइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।